हेलो बच्चों, जय हिंद। हम लोगों ने हीट में थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ चुके थे, और टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इनका यूज़ कहाँ था, 6 जगह यूज़ था, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, आज हमारा सेकेंड लॉ है, कौन सा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ये जो बेसिकली जो लॉ है, ये हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन और रेफ्रिजरेटर प्रशीतक के लिए लागू होता है। इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है हमारा एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक का कथन क्या है? बोला गया कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होगा, किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ये किसने बोला है? केल्विन प्लांक ने बोला है। केल्विन प्लांक के अनुसार ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। अच्छा, एफिशिएंसी दक्षता निकालते कैसे हैं? एफिशिएंसी इक्वल टू दक्षता इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 क्या है? हीट इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा। Q2 क्या है? हीट इंजन द्वारा निकाली गई ऊष्मा। वैल्यू क्या हो जाएगा? W बाई Q1। एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है? कुल इंजन द्वारा किया गया कार्य बटे बटे ली गई ऊष्मा, वर्क डन अपॉन हीट टेकन। ठीक है भाई, W जो है W हमारा कभी भी Q1 के बराबर नहीं हो सकता है। कोई भी हीट इंजन की जितनी हीट लेगा उतना ही कार्य करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी इंजन की दक्षता एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारा किसके लिए लागू होगा? हीट इंजन के लागू होगा, ऊष्मीय इंजन के लिए लागू होगा ये। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या बताया कि द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, बोला गया प्रशीतक का निष्पादन गुणांक कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट बी इन्फिनिटी। वैल्यू कैसे निकालते हो? सीओपी निकालते कैसे हैं? प्रशीतक गुणांक निकालते कैसे हैं? ली गई ऊष्मा, रेफ्रिजरेटर द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 अपॉन वर्क इन, कितना कार्य किया गया है। ठीक है, कभी भी कार्य कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए सीओपी कभी भी हमारे 100 इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो प्रशीतक का निष्पादन गुणांक अनंत नहीं हो सकता है। हीट इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, बस इतना याद रखना है। अगर इंजन की बात करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी दक्षता की बात करेंगे। अगर रेफ्रिजरेटर प्रशीतक की बात करें तो उसके प्रशीतक गुणांक की बात करेंगे, प्रशीतक का निष्पादन गुणांक की बात करेंगे। सीओपी इक्वल टू क्या होता है? Q2 बाई W1, और एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q1। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या है भाई? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिफाई द एनर्जी, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वालिफाई द एनर्जी। मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? हीट का परिमाण मिलता है, ऊष्मा या ऊर्जा का मैग्नीट्यूड परिमाण मिलता है। लेकिन सेकेंड लॉ से क्या मिलता है? उसकी दिशा, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कि हीट दी जा रही, हीट ली जा रही, वर्क हो रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है कि निकाय पर कार्य हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कि आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट है। ये सब कौन बताएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। पेट्रोल इंजन की, डीजल इंजन की और हीट इंजन की एफिशिएंसी दक्षता याद रखिए। पेट्रोल इंजन को हम कभी कभी ऑटो इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है, ऑटो चक्र होता है। पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं? ऑटो इंजन ही बोलते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 30 से 40% होती है। जो आप बाइक यूज़ करते हो, पेट्रोल कार यूज़ करते हो, इसकी उसके इंजन की दक्षता एफिशिएंसी कितनी होती है? वो केवल और केवल हमें 30 से 40% ही हमें वो एफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, डीजल इंजन की दक्षता कितनी होती है? 50% से 60% होती है। एफिशिएंसी फॉर डीजल इंजन इज 50% 60%। और हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन की दक्षता कितनी होती है? 10% से 15%। जो पहले हमारे पास लोकोमोटिव ट्रेन थी, कोयला ट्रेन थी, उन इंजनों की दक्षता कितनी थी? 10 से 15% था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा। क्या? कॉर्नॉट ने एक प्रमेय दी थी। कॉर्नॉट हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रमेय दी थी। बोला गया कि समान ताप है, समान ताप मतलब सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए,
बराबर नहीं होंगे। सोर्स टेम्परेचर दिया गया, सिंक टेम्परेचर दिया गया है, स्रोत का ताप दिया गया और सिंक का तापमान दिया गया है। उसके बीच में अगर एक उत्क्रमणी इंजन लगा दिया जाए और अनुत्क्रमणी इंजन लगा दिया जाए तो हमेशा रिवर्सिबल इंजन उत्क्रमणी इंजन की दक्षता क्या होगी, अनुत्क्रमणी इंजन से ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन व्हेन बोथ आर वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो कार्नोट की प्रमेय के अनुसार समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणी इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणी इंजन की दक्षता से अधिक होती है। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। बोला था है जो उत्क्रमणी इंजन है उनकी दक्षता का मान सदैव स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनके अंदर वर्किंग फ्लूइड कैसा है, कार्यकारी द्रव कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कितनी हीट ले रहा है, कितनी हीट दे रहा है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये बस देखा जाएगा स्रोत का तापमान कितना है और सिंक का तापमान कितना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है जो अच्छे प्रशीतक हैं, गुड रेफ्रिजरेटर है, उनका सीओपी कितना होना चाहिए। तो अच्छे प्रशीतक का, गुड रेफ्रिजरेटर का सीओपी निष्पादन गुणांक कितना होना चाहिए, 5 to 6 होना चाहिए। तो ये वैल्यूज याद रख लीजिए, एक पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, ठीक है भाई, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रक्रम होते हैं। तो सीक्वेंस से 1 by 1 प्रक्रम देखते हैं। ए से बी तक होता है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, उत्क्रमणी समतापी प्रसार होता है। बी से सी तक होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उत्क्रमणी रुद्धोष्म प्रसार होता है। सी से डी तक जो हमारा प्रसार होता है, सी से डी तक रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, उत्क्रमणी समतापी संपीड़न हो रहा है। और डी से ए जो हो रहा है, डी से जो ए हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, उत्क्रमणी रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है। तो क्वेश्चन बनता है किस प्रोसेस में, कार्नोट इंजन के किस प्रक्रम में हीट ऐड की जाती है, ऊष्मा दी जाती है। तो ए से बी में मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में इंजन को हीट दी जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है किस प्रोसेस में, किस प्रक्रम में, कार्नोट इंजन के किस प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो सी से डी रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में संपीड़न, जो समतापी संपीड़न होगा उससे ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है भाई, चलिए तो कार्नोट इंजन की दक्षता एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, 1 माइनस सिंक का तापमान बटे स्रोत का तापमान। एफिशिएंसी निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से क्या कर देंगे, इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ से हमारी थर्मोडायनामिक्स होती है ख़त्म, इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। चलिए थर्मोडायनामिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगत सिद्धांत, इस पर भी बात कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं, लॉस, उसके नियम कौन कौन से। तो पहला नियम हमारा है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल ने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर दाब जो होगा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/V बराबर कांस्टेंट, मतलब जहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइयर द प्रेशर लोअर द वॉल्यूम, और जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे। चलिए ये हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या रखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का गुणनफल, पीवी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा लॉ है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नियत दाब पर आयतन का मान तापमान के समानुपाती होता है। तो V/T का रेशियो क्या आएगा हमारा, V/T का रेशियो हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर टेम्परेचर किस में ले रहे हैं, केल्विन में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए गैलोसॉक लॉ क्या था, गैलोसॉक का नियम क्या था। गैलोसॉक ने क्या बोला, उन्होंने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। दाब क्या होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। ठीक है, तो बॉयल ने बताया था, बॉयल ने क्या बताया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था। चार्ल्स ने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है। और गैलोसॉक ने क्या बोला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है।
बॉयल ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था तो पी वी बराबर कांस्टेंट आया था। चार्ल्स ने क्या रखा था, प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वी बाई टी बराबर कांस्टेंट आया था। गैलोसाक ने क्या बोला था, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो पी बाई टी का रेशियो हमारा कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गैसेस हैं, क्या सारी सारी गैसेस आइडियल गैस हैं, क्या सारी की सारी गैसेस आदर्श गैस हैं क्या, नहीं। तो सभी गैसें क्या करती हैं, ऑल गैसेस फॉलोज गैस लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। याद रखिएगा, सभी गैसें कम दाब तथा उच्च तापमान पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं। जितनी भी गैसें हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगी, लॉस ऑफ गैस को फॉलो करेंगी। कौन कौन से गैस के नियम है भाई, बॉयल का है, चार्ल्स का है और गैलोसाक का है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी बराबर म्यू आर टी। यहाँ पर हमारा म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या है। आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसकी वैल्यू जरूर याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 पर जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे देंगे। ठीक है, पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे देंगे। तो पी वी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल एन क्या है, एम ग्राम में अणु संख्या कितनी होगी, स्मॉल एन होगी। और कैपिटल एम क्या है, एम अणुभार में, एम मॉलिक्यूलर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर एन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारी एक नई इक्वेशन बनती है, अगर हम नंबर ऑफ मोल के टर्म में से ना निकाल के हम क्या करें, एन अणुओं की संख्या के फॉर्म में निकालें तो क्या होता है, पी वी बराबर एन आर बाई एन इंटू टी। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी होती है, एम बाई एन है, उसको हमने क्या रख दिया है, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन रख दिया है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एम ग्राम गैस। स्मॉल एन क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एम ग्राम गैस है। एम ग्राम गैस में अणुओं की संख्या है। तो स्मॉल एन आर बाई एन का रेशियो किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। कि हमारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जरूर याद रखिएगा, बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, अगर हम सार्वत्रिक गैस नियतांक को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो पी वी बराबर कितना आ जाएगा, एन के इंटू टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एम ग्राम, स्मॉल एम ग्राम गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन बनता है, प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आदर्श गैस समीकरण में दाब का सूत्र कितना होता है। तो पी बराबर क्या बनता है, प्रेशर फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस, प्रेशर फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस क्या होता है, पी बराबर बनता है 1/3 स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन बाई वी इंटू वी आर एम एस। वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर मॉलिक्यूल, वर्ग माध्य मूल वेग, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग होता है। ठीक है, स्मॉल एन तो पता ही हमें क्या होता है, स्मॉल एम हमारा क्या होता है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या है। लेकिन हमें पता है डेंसिटी घनत्व क्या होता है, रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है एन है, और प्रत्येक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान हमें दिया गया है स्मॉल एम है। तो एन इंटू एम क्या होगा, टोटल मास हो जाएगा। तो एन इंटू एम बाई वी, कुल द्रव्यमान बटे आयतन का रेशियो किसके बराबर होता है, डेंसिटी घनत्व के बराबर होता है। तो प्रेशर जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएगा, पी बराबर 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा कि डेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। वी आर एम एस, अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, वर्गमाध्य मूल वेग बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कम होगा तो प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वी आर एम एस, ताप तथा वी आर एम एस के मध्य संबंध। फॉर्मूला क्या होता है, तीन फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा है क्या, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, मैक्सवेल के वेग वितरण के नियमानुसार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वी आर एम एस का वैल्यू कितना आता है, √3 kT/m। 3k क्या है हमारा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने याद की थी 1.38 इंटू 10⁻⁻, जो भी थी। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गैस, स्मॉल एम क्या, मास ऑफ गैस।
इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो फॉर्मूला क्या आ गया, के का वैल्यू पता है हमें क्या होता है, R/n था, यहाँ वैल्यू रखे कितना आ गया, VRMS कितना बन जाएगा, √3 कैपिटल R इंटू टी बाई कैपिटल M। R क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और कैपिटल M क्या हमारा है मॉलिक्यूलर वेट अणुभार है। कैपिटल R क्या है गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और कैपिटल M क्या है अणुभार है। एक फॉर्मूला और बनता है VRMS के टर्म में, V बराबर VRMS बराबर कितना आ रहा है √3P/ρ। टेम्परेचर के टर्म में निकाल दिया है, टेम्परेचर के टर्म में निकाल दिया और प्रेशर के टर्म में हमने VRMS निकाल दिया है। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को आप आराम से याद रखिएगा। इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक गैस के लिए हमें पता है उसका, एक पहली गैस के लिए हमें द्रव्यमान पता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरी गैस का द्रव्यमान पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बताइए उसके VRMS का रेशियो क्या होगा, उनके वर्गमाद मूलों का अनुपात क्या हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो इनको आप इजली कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बोला गया रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ताप तथा आणविक गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध क्या होता है। देखो अगर हम एक मोल गैस की बात करेंगे उसमें कितनी गति ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mVRMS² आ जाएगा, क्योंकि एक मोल में कितना ग्राम अणु होता है, कैपिटल M, मतलब उसके अणुभार के बराबर, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उसमें अणु होंगे। ठीक है, एक मोल गैस में, तो 1/2 mVRMS। यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे, VRMS वेलोसिटी लेते हैं, √m² वेलोसिटी लेते हैं, 1/2 mVRMS² आ जाएगा। हमें VRMS की वैल्यू पता है √3RT/m वैल्यू रखी, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया 3/2 RT। अगर एक मोल गैस की गति ऊर्जा की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ½ VRMS² या फिर 3/2 R इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है एक मोल गैस में कितने अणु होते हैं, कैपिटल N मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं। तो हमें अगर निकालना पड़े कि जो गैसों की औसत गति ऊर्जा निकालने पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, कुल ऊर्जा को एक मोल जो एनर्जी थी उसको हमने अणुभार उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भाग दे दिया। तो ई एवरेज कितना आ गया 3/2, जो RT था अब कितना आ जाएगा 3/2 R/n इंटू टी आ जाएगा, 3/2 R/n इंटू टी आ जाएगा। तो एवरेज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर 3/2 R/n वैल्यू क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर थी, तो 3/2 kT आ जाएगा। यहाँ पर R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और K क्या हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला है ये, अगला बोला कि मेयर रिलेशनशिप क्या होती है। मेयर का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस CV का डिफरेंस जो होता है, CP और CV में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। CP एंड CV का जो डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होगा। CP माइनस CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगी। कभी कभी इसमें कैलोरिक फॉर्म में कितना आता है 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा नया है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि मोनोटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, पॉलीटॉमिक गैस है, एक आणविक है, एक अणु परमाणुविक गैस है, द्विक परमाणुविक गैस है और बहुपरमाणुविक गैस है। तो या त्रिक परमाणुविक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, उसका CP कितना होता है, उसका CV कितना होता है, उसका गामा कितना होता है और औसत गति ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करेंगे मोनोटॉमिक गैस की बात करेंगे, एक परमाणुविक गैस जैसे एग्जांपल बोले हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3 होती है। क्यों, क्योंकि ये या तो एक्स अक्ष में मूव कर सकता है, एक्स अक्ष में जा सकता है, वाई अक्ष में जा सकता है और जेड अक्ष में जा सकता है। एक अणु होता है ना, या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा या तो जेड में जाएगा, इसलिए इसके 3 और 3 केवल 3 और 3 ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, 3 रेखी गति होती है, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3 होती है। इसका CP कितना बनेगा, फॉर्मूला CP निकालने फॉर्मूला क्या है 1 + F/2 इंटू R। F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि है, तो 5/2 इंटू R आ जाएगा। CV कैसे निकालोगे, F/2 इंटू R से 3/2 इंटू R आ जाएगा। CP/CV का रेशियो कैसे निकालोगे, CP/CV का रेशियो क्या कहलाता है, गामा कहलाता है, जो वैल्यू कितनी होती है 1 + 2/f। अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो 1 + 2/f से हम क्या निकाल सकते हैं, गामा का मान निकाल सकते हैं। तो गामा का मान कितना आता है, जरूर याद रखना है
गामा का वैल्यू कितना आता है एक परमाणु गैस के लिए 1.67 आता है, और औसत गतिज ऊर्जा का वैल्यू कितना आएगा 3/2 RT आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सीक्वेंस से चारों के चारों 1 2 3 4 5 चीज़ें याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, Cp का मान कितना है, Cv का मान कितना है, गामा का मान कितना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है। चलिए डायटोमिक गैस के लिए बात करते हैं। द्विक परमाणु गैस है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन हो गया H2, नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन गैस, ये क्या है डायटोमिक गैस है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5 होती है, जिसमें से 3 तो ट्रांसलेशन मोशन होंगे, 3 रेखीय गति होगी और 2 क्या होंगे हमारे रोटेशनल मोशन होंगे, 2 क्या हमारी गति होंगे घूर्णन गति होगी। इसमें Cp का वैल्यू कितना आता है 7/2 R आता है, और Cv का मान कितना आता है 5/2 इंटू R आता है। गामा की वैल्यू कितनी आती है Cp/Cv हमने डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए हमारे गामा का मान कितना आएगा 1.4, और इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी औसत गति ऊर्जा की वैल्यू कितनी आती है 5/2 इंटू R आता है। ठीक है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, Cp कितना होगा 7/2 इंटू R है, Cv कितना होगा 5/2 इंटू R है, गामा कितना होगा 1.4 है, और औसत गति ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 इंटू R इंटू T आ जाएगा। ठीक, लास्ट बचता है हमारा क्या है ट्राइएटॉमिक गैस, त्रिक परमाणु गैस है, जैसे ओजोन हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है 3 परमाणु होते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, स्वतंत्रता की कोट कितनी होती है 6 होती है। तो इसमें Cp का मान कितना होगा 1 + F/2 इंटू R से निकाला 4R आ गया। Cv का मान कैसे निकालेंगे F/2 इंटू R से करेंगे तो 6/2 करेंगे, कितना आएगा 3R आ जाएगा। गामा कितना आएगा Cp/Cv का रेशियो होता है 1.33 आएगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आता है 3RT। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, ट्राइटोमिक गैस के लिए हमें क्या याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, स्वतंत्रता की कोट कितनी होती है, इसके लिए गामा का मान कितना होता है। ये तो पेपर में आना ही आना है, अगर Cp Cv और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी तैयार हो जाए तो ये बेस्ट रहेगा। चलिए, ये लास्ट टॉपिक हमारा है कि एवोगाड्रो नंबर जो है, एवोगाड्रो संख्या निकालते कैसे हैं। अगर हम पदार्थ के भार को उसके अणुभार से डिवाइड कर दें, अगर हमें सब्सटेंस के वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या मिल जाएगी। अणुभार को एक अणु के भार से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी। और कैपिटल N जो हमारा है एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स होती है। क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल पर मोल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन जो है कैसी इक्वेशन है, वॉन डेर वाल गैस समीकरण है, ये कैसे समीकरण है, आइडियल है कि रियल है। तो वॉन डेर वाल गैस समीकरण जो हमारी आदर्श गैस समीकरण है, ये हमारी क्या है वास्तविक गैस समीकरण है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है P + A/V² इंटू V - B बराबर R इंटू T। ठीक है, P + A/V² इंटू V - B बराबर R इंटू T। यहाँ पे A और B क्या होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है A और B की डायमेंशन कितनी होगी, A और B की डायमेंशन निकालना जरूर सीखिएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हीट ऊष्मा, यहाँ से हमारा पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें हमारे हीट के मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।